हेडिंग डालो फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्काइल हैलाइड्स। फिजिकल प्रॉपर्टीज में सबसे पहला तो सॉल्युबिलिटी ही है, ठीक है। सॉल्युबिलिटी की अगर हम बात करें, हमें ये पता है कि कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है, अगर वो हमें प्रूव करना है कि वो वाटर सॉल्युबल है, तो उसको वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाना पड़ेगा। अगर हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बना सकता है तो वो वाटर सॉल्युबल अल्काइल हैलाइड्स क्या हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकते हैं? देखो, अगर हम मिथाइल क्लोराइड की बात करते हैं, अगर हम किसकी बात करें, मिथाइल क्लोराइड की, तो इसके अंदर फ्लोरीन है, इसके अंदर क्या है, फ्लोरीन। एंड अगर हम वाटर की बात करें तो अपने को वाटर से क्या मिल जाएगा, ये तो वाटर के अंदर कुछ हद तक क्या है, सॉल्युबल है। लेकिन क्लोराइड्स के अलावा क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, क्या वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेंगे? कोई भी अल्काइल क्लोराइड ले लो, कोई भी अल्काइल ब्रोमाइड ले लो, या कोई भी अल्काइल आयोडाइड ले लो, अपने पास ना तो यहाँ पे फ्लोरीन है, ना यहाँ ऑक्सीजन है, ना यहाँ पे नाइट्रोजन है। तो वाटर के अंदर जो कंडीशन है वो तो फुलफिल्ड है, लेकिन दूसरी कंडीशन कभी भी फुलफिल तुम नहीं कर पाओगे। तो इनमें से कभी भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल नहीं होगी। तो ये हमेशा के हमेशा वाटर कैसा रहेंगे, वाटर फ्यूजन, तो नो हाइड्रोजन बॉन्ड, हेंस वाटर इनसॉल्युबल। क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बना पाते हैं, तो ये कैसे रहते हैं, वाटर के अंदर इनसॉल्युबल रहते हैं। इवन क्लोराइड भी वाटर इनसॉल्युबल हो जाता है, ज्यादा कार्बन होने से इनका नॉन पोलर पार्ट क्या हो जाता है, इंक्रीज, एंड सॉल्युबिलिटी क्या हो जाती है। तो हम क्लोराइड्स में भी सिर्फ मिथाइल क्लोराइड को ही कुछ हद तक सॉल्युबल मानते हैं, बाकी सब क्लोराइड्स भी क्या होते हैं, इनसॉल्युबल ही रहते हैं। तो इन जनरल अगर हम स्टेटमेंट लिखें तो ऑल अल्काइल हैलाइड्स आर इनसॉल्युबल इन वाटर। इन जनरल, जनरल की अगर हम बात करें, all alkyl halides are insoluble in water because of their inability to form hydrogen bond with water molecule. क्लियर? कोई दिक्कत? जितने भी अल्काइल हैलाइड्स होते हैं जनरली कैसे होते हैं, इनसॉल्युबल बिकॉज ऑफ देयर इनएबिलिटी टू फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड विद वाटर मॉलिक्यूल्स। जैसे जैसे कार्बन बढ़ता जाएगा सॉल्युबिलिटी और कम होती जाए, ठीक है। तो एज द कार्बन कंटेंट इंक्रीजेस, जिसमें एक ही कार्बन हो, ठीक है, एज कार्बन कंटेंट इंक्रीजेस नॉन पोलर पार्ट बढ़ जाएगा, नॉन पोलर कैरेक्टर इंक्रीजेस, तो सॉल्युबिलिटी और कम हो जाए। सॉल्युबिलिटी इन वाटर, ठीक, कोई दिक्कत? बॉइलिंग पॉइंट की बात करते हैं, इनका बॉइलिंग पॉइंट कैसा होता है, हाई या लो? कंपैरेटिवली अगर हम एक एल्केन लेते हैं, एक अल्काइल हैलाइड लेते हैं, एक हाइड्रोकार्बन ले लेते हैं, ये लिख लिया सबने, ठीक। सेकंड पॉइंट की बात करते हैं, अगर हम सेकंड पॉइंट पे आए तो सेकंड है सॉल्युबिलिटी, सॉल्युबिलिटी इन बॉइलिंग पॉइंट कंपैरिजन। अगर हम बॉइलिंग पॉइंट कंपैरिजन की बात करते हैं, एक है अपने पास हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन मतलब एल्केन, अल्कीन या अल्काइन। हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन के अंदर अपने पास आता है एल्केन, अल्कीन या कोई भी अल्काइन।
बेसिकली ऐसा कंपाउंड जिसके अंदर कार्बन और हाइड्रोजन हो, उसके अलावा और कोई ग्रुप ना हो। एक है हाइड्रोकार्बन, एक है अपने पास अल्काइल हैलाइड, और एक है अपने पास एल्कोहल। तीन चीजें हैं, किसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होगा, किसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम रहेगा? अल्कीन का सबसे कम होगा। नहीं, एल्कोहल का कम होगा। क्यों? चलो देखो, जब भी हमें बॉइलिंग पॉइंट कंपेयर करना है तो हम दो सेम मॉलिक्यूल्स के बीच हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने की कोशिश करेंगे एंड फोर्सेस को कंपेयर करेंगे। ऐसे करते हैं, ठीक है। सॉल्युबिलिटी के लिए एक मॉलिक्यूल और एक वाटर मॉलिक्यूल, बॉइलिंग पॉइंट के लिए दोनों के दोनों सेम मॉलिक्यूल देने पड़ते हैं अगर तुम्हें बॉइलिंग पॉइंट कंपैरिजन करना है। तो अगर कोई भी हाइड्रोकार्बन ले लें, चाहे कोई भी एल्कीन ले लें, कोई भी एल्काइन ले लें, एल्केन ले लें, लेकिन वो कभी भी हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बना पाएगा, क्योंकि ये भी नॉन पोलर है और ये भी कैसा है, और इसमें तो कैसी फोर्सेस होती हैं, वैन डर वाल्स। इसके अंदर कैसी फोर्सेस होती हैं? अगर हम अल्काइल हैलाइड की बात करते हैं, ये भी दो मॉलिक्यूल्स के बीच कभी भी हाइड्रोजन बॉन्ड तो नहीं बना पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे अगर क्लोरीन मिल भी जाता है तो अपने को HF, OH, NH में से कुछ भी नहीं मिलने वाला है। तो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग यहाँ पे भी नहीं होगी। कोई दिक्कत? क्लियर या नहीं? समझ आ रहा है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो यहाँ पे भी नहीं होती है। हाँ, लेकिन यहाँ पे क्या है, ये पार्शियली नेगेटिवली चार्ज होगा और जो कार्बन होगा वो पार्शियली, जिसके कारण यहाँ पे एक डाइपोल जरूर बनेगा। यहाँ पे क्या बन जाएगा, एक डाइपोल। अब तक तो फिजिक्स में पढ़ लिया होगा डाइपोल वगैरह अच्छे से, ठीक है। तो यहाँ पे भी हेलोजन है तो पार्शियल नेगेटिव चार्ज, अल्काइल ग्रुप है तो पार्शियल, तो यहाँ पे भी क्या बनेगा, एक इनके बीच जो फोर्सेस आएंगी वो आएंगी डाइपोल डाइपोल फोर्स। इनके बीच में कैसी फोर्सेस आती हैं, डाइपोल डाइपोल फोर्सेस। पोलर मॉलिक्यूल्स हैं तो पोलर के अंदर कैसी फोर्सेस आएंगी, डाइपोल। पोलैरिटी बहुत कम है लेकिन है तो है, ठीक। तो इनके बीच कैसी फोर्सेस आती हैं, डाइपोल डाइपोल फोर्सेस। एंड अगर हम दो अल्कोहल मॉलिक्यूल्स की बात करते हैं, दो अल्कोहल मॉलिक्यूल्स अगर हम लेते हैं तो उनके बीच तो हमें क्या मिल जाएगा, हाइड्रोजन बॉन्ड ही मिल जाएगा। एक अल्कोहल मॉलिक्यूल, कितना शोर मचा रहा होता है ना पंखा, और दूसरा अल्कोहल मॉलिक्यूल। यहाँ पे अपने को क्या मिल गया, O, एंड यहाँ पे अपने को क्या मिल गया, तो इनके बीच तो क्या बन जाता है, हाइड्रोजन बॉन्ड बड़े इजीली बन जाता है। तो इसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है। तो हम क्या लिख सकते हैं कि अल्कोहल के अंदर जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वो स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जनरेट कर रही है, इसलिए अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट तो क्या रहेगा, सबसे ज्यादा रहेगा। अगर हम हाइड्रोकार्बन और अल्काइल में कंपेयर करें, हाइड्रोकार्बन में कैसी फोर्सेस है, वैन डर वाल्स जो सबसे वीक होती है, एंड अल्काइल हैलाइड में कैसी फोर्सेस है, डाइपोल डाइपोल जो कंपैरेटिवली स्ट्रॉन्गर रहती है। हाँ, अगर तुम खुश हो गए कि आलम से आ रहे हो, ठीक है। तो लिखें इसे, मैं लिखाऊं, वो तो तब है जब लिखें इसमें, alcohols have highest boiling point, alcohols have highest boiling point because two alcohol molecules are bound together by hydrogen bond. Alcohols have highest boiling point because two alcohol molecules are bound together by hydrogen bond, leading to strong intermolecular forces. Leading to the strong intermolecular forces between two alcohol molecules. Leading to the strong intermolecular forces. आइए
leading to the strong intermolecular forces between two alcohol molecules. Alcohol molecules. Between two alcohol molecules. अगले पैराग्राफ से देखें. Two alkyl halide molecules. Two alkyl halide molecules have dipole-dipole interactions. Two alkyl halide molecules have dipole-dipole interactions which are comparatively stronger. Which are comparatively stronger than the van der Waals forces. Two alkyl halide molecules have dipole-dipole interactions which are comparatively stronger than van der Waals forces found between two hydrocarbons. Found between two hydrocarbons. Two alkyl halide molecules have dipole-dipole interactions which are comparatively stronger as compared to van der Waals forces found between two hydrocarbons, but weaker than the hydrogen bond. But weaker than hydrogen bonding. Hydrogen bond found between two alcohol molecules. Found between two alcohol molecules. Hence, आगे boiling point जिसको boiling point follows the order है वो सबसे ज़्यादा. Hence, order of boiling point is. Hence, order of boiling point is alcohol molecules. Hence, order of boiling point is alcohol का सबसे ज़्यादा, ordered by alkyl halide and least is hydrocarbons. कोई दिक्कत? Clear सबको? तो ये तो हो गया कि अगर अपने पास अलग अलग मॉलिक्यूल आए, एक अल्कोहल आ जाए, एक अल्काइल हैलाइड आ जाए और एक क्या आ जाए, कोई भी हाइड्रोकार्बन। अब मान लो मैंने लिया होता अल्काइल हैलाइड ही, तीनों ही केसेस में तुम्हें हैलाइड दे देता। एक बार मैं तुम्हें कहता कि भाई मिथाइल क्लोराइड, एक बार मैं तुम्हें कहता कि CH3 CH2 CH2 Cl, एंड एक बार मैं तुम्हें कह देता कि भी मेरे पास तो है CH3 CH2 5 CH2 Cl। सब कैसे करते? तो जैसे जैसे कार्बन बढ़ते जाएंगे, जैसे जैसे हम आगे जा रहे हैं तो कार्बन कंटेंट क्या होता जा रहा है, तो मास क्या होता जा रहा है, इंक्रीज। जब मास बढ़ता है तो वैन डर वाल्स फोर्सेस भी क्या हो जाती हैं, बेसिकली जो पोलर वाला पार्ट है वो तो क्लोरीन है, वो तो सेम ही है ना, लेकिन कार्बन कंटेंट बढ़ता जा रहा है। कार्बन कंटेंट बढ़ने से वैन डर वाल्स फोर्सेस क्या हो जाती हैं, इंक्रीज हो जाती हैं। तो बॉइलिंग पॉइंट भी क्या हो जाता है। तो अगर अल्काइल हैलाइड में ही चेक करना पड़े तो तुम ये चेक करो कि कार्बन किसमें ज्यादा है। जिसमें कार्बन ज्यादा होंगे उसमें बॉइलिंग पॉइंट भी क्या रहेगा, ज्यादा। कोई भी दिक्कत? बताएं क्या 1 डिग्री, क्या कम, कम या ज्यादा? देखो अगर हमारे पास आइसोमेरिक हैलाइड्स आते हैं, आइसोमेरिक मतलब
मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सबका क्या हो जाए, सेम। तो ये 1 डिग्री है, ये कैसा है और ये कैसा है। तो जैसे जैसे हम डिग्री बढ़ाते जाते हैं ब्रांचिंग बढ़ती जाती है, ठीक है। अमंग आइसोमेरिक हैलाइड्स, आइसोमेरिक मतलब फॉर्मूला सेम रहना चाहिए। अगर तुम्हारे पास आइसोमेरिक हैलाइड्स आ जाते हैं, जैसे जैसे ब्रांचिंग बढ़ती है सरफेस एरिया क्या हो जाता है, कम। ब्रांचिंग बढ़ने से क्या होता है, सरफेस एरिया कम हो जाता है, जिसके कारण वेंडर वॉल फोर्सेस भी कम हो जाती हैं एंड बॉइलिंग पॉइंट भी क्या हो जाता है, कम। तो 3 डिग्री का बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम होता है, 2 डिग्री का उससे ज्यादा और 1 डिग्री का सबसे। बढ़िया बढ़िया, थोड़ा बहुत पढ़ने लग गए हो। आइसोमेरिक के बाद हम ये कह रहे हैं कि अगर हम हैलोजन को ही चेंज कर देते, अल्काइल ग्रुप को सेम रखते, जैसे एक बार CH3Cl ले लिया, एक बार CH3Br ले लिया और एक बार CH3I ले लिया, तो उस केस में आयोडीन का मास क्या होता है सबसे ज्यादा, तो उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या रहेगा, सबसे ज्यादा, फॉलोड बाय ब्रोमाइड एंड क्लोराइड। तो दिक्कत क्यों, क्योंकि मास बढ़ रहा है, मास बढ़ रहा है तो वेंडर वॉल फोर्सेस भी बढ़ रही हैं। करें ना, फिर आगे करते हैं। चलिए ना, डेंसिटी का, डेंसिटी तो फिर से मास से रिलेट करोगे, आयोडीन की डेंसिटी सबसे ज्यादा होती है। अगर लिखना है तो डेंसिटी का भी लिख सकते हो, लिखवा देता हूँ, लिखो डेंसिटी, डेंसिटी का भी लिखना है तो लिख सकते हो, लिख लो डेंसिटी। डेंसिटी मास वेरिएशन के ऊपर काम करेगी, ठीक है, क्योंकि मास ज्यादा डोमिनेंट होता है ओवर वॉल्यूम। जितना इंक्रीज मास में आता है उतना वॉल्यूम में डिक्रीज नहीं आता है या इंक्रीज नहीं आता, तो मास के हिसाब से तुम इसकी चेक करोगे डेंसिटीज। अगर हम अल्काइल क्लोराइड लेते हैं तो उसकी डेंसिटी कम होगी एज कंपेयर टू क्लोराइड। ब्रोमाइड की डेंसिटी और ज्यादा हो जाएगी और आयोडाइड की डेंसिटी और ज्यादा हो जाएगी। इन केस हम कार्बन कंटेंट चेंज करते हैं और हेलोजन को सेम रखते हैं तो क्लियर ही है, जैसे जैसे कार्बन बढ़ते जाएंगे मास बढ़ता जाएगा और डेंसिटी भी बढ़ती जाएगी। ठीक, हाँ, फ्लोरीन को क्यों नहीं कंसीडर किया, फ्लोरीन का बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होता है, इसीलिए वहां पे ऑर्डर में नहीं लिखा गया है। फ्लोरीन यहां आता है, रीजन स्ट्रॉन्गेस्ट डाइपोल डाइपोल फोर्सेस, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो डाइपोल डाइपोल फोर्सेस क्या हो जाती है, डोमिनेट करने लगती है। ठीक है, बाकी में डाइपोल डाइपोल नहीं है तो ठीक, करें आगे। डेंसिटी तो नॉर्मली है, इट इज मास डिपेंडेंट, तो जैसे जैसे मास बढ़ रहा है वैसे वैसे डेंसिटी भी बढ़ती जाती है, डेंसिटी में कोई इश्यू नहीं है। लिख रहे थे, डेंसिटी वाला हो गया ना, सॉल्युबिलिटी मैंने लिखवाई दिया है। ठीक, तो हेडिंग डालो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस या केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्काइल हैलाइड्स।
केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्काइलाइड्स। देखो अगर हम बात करें केमिकल प्रॉपर्टीज की तो अल्काइलाइड्स में कार्बन के साथ क्या लगा होता है, हैलोजन। हम बाहर से कोई एक ग्रुप लेके आते हैं जो अपना न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करे, Y नेगेटिव एनी न्यूक्लियोफाइल, ठीक। तो न्यूक्लियोफाइल कहां पे अटैक करेगा, जहां पे पॉजिटिव चार्ज हो, जहां पे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी हो वहीं पे जाके अटैक करेगा ना। हैलोजन कैसा होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज होगा, और कार्बन के ऊपर कैसा चार्ज होगा, पार्शियल पॉजिटिव। ये न्यूक्लियोफाइल फटाफट कहां जाएगा, कार्बन के ऊपर अटैक कर देगा। कार्बन ने ऑलरेडी कितने बॉन्ड बना रखे होते हैं, 4 बॉन्ड बना रखे होते हैं, तो ये अपना एक पुराना बॉन्ड तोड़ दे। तो ऐसी रिएक्शंस को हम क्या नाम दे रहे हैं, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, जहां पे एक न्यूक्लियोफाइल आके दूसरे न्यूक्लियोफाइल को क्या कर रहा है, सब्स्टिट्यूट कर रहा है। कोई दिक्कत, ठीक है। तो पहला आ जाएगा अपना न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। एंड अगर इन रिएक्शंस की हम बात करें तो हमने पढ़ा था कि 2 पाथवेज हैं जहां से न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होती है। कौन कौन से 2 पाथवेज, SN1 एंड SN2। ऊपर नीचे क्या, 2 पाथवेज हैं। फर्स्ट इज SN1 एंड SN2 pathway. तो SN reactions proceeds by SN1 and SN2 pathways, है ना। 2 pathways हैं। N मतलब न्यूक्लियोफाइल, S मतलब सब्स्टिट्यूशन, 1 का मतलब यूनिमॉलिक्यूलर, N का मतलब न्यूक्लियोफाइल, S का मतलब सब्स्टिट्यूशन, 2 का मतलब बाइमॉलिक्यूलर। तो फिर से अगर बनाना है तो एक कॉलम बना लें, देखते हैं, सिर्फ मेन सी पॉइंट लिखेंगे। अगर हम SN1 की बात करते हैं तो इट इज यूनिमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। एंड अगर हम SN2 की बात करें तो ये बन जाएगा बाइमॉलिक्यूलर। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, एक यूनिमॉलिक्यूलर और एक बाइमॉलिक्यूलर। एंड अगर हम इसमें बात करें रेट की, अगर यूनिमॉलिक्यूलर है तो यहाँ मॉलिक्युलरिटी की बात की जा सकती है। इसकी मॉलिक्युलरिटी कितनी रहेगी, 1, जबकि इस केस में मॉलिक्युलरिटी कितनी रहती है, 2। एंड इस केस में जो रेट रहता है, रेट इज इक्वल टू K टाइम्स कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट अल्काइल हैलाइड रेज टू द पावर 1। इसमें न्यूक्लियोफाइल की कंसंट्रेशन पर रेट डिपेंड नहीं करता है। अगर तुमने न्यूक्लियोफाइल की कंसंट्रेशन को डबल कर दिया तब भी रेट सेम रहता है। अल्काइल हैलाइड की कंसंट्रेशन को डबल करोगे तो रेट क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा, ट्रिपल नहीं डबल, ठीक। एंड इस केस में जो रेट है वो दोनों पे डिपेंड करता है, कंसंट्रेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड एज वेल एज ऑन कंसंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल। तो अगर यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल की कंसंट्रेशन को डबल करोगे तो रेट क्या हो जाएगा, डबल। अगर अल्काइल हैलाइड की कंसंट्रेशन को डबल करोगे तब भी रेट क्या हो जाएगा, डबल। अगर दोनों की कंसंट्रेशन को डबल करोगे तो रेट कितना हो जाएगा, 4 टाइम्स। कोई दिक्कत, दक्ष क्या है आज, अच्छा वो गवर्नमेंट मॉडल में है ना, पेपर चल रहा है, 19 तक चलेंगे फिर तो पेपर। हाँ 19 तक है गवर्नमेंट के पेपर, 19 तक है गवर्नमेंट के पेपर। कोई डाउट यहाँ तक, इसके बाद ये मल्टी स्टेप रिएक्शन है जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है सीबीएसई के हिसाब से, मल्टी स्टेप रिएक्शन। ये रिएक्शन कैसी थी, सिंगल स्टेप रिएक्शन।
इसके अंदर इंटरमीडिएट बनता है, कार्बोकेटाइन इज फॉर्म्ड एज एन इंटरमीडिएट, कार्बोकेटाइन इज फॉर्म्ड as an intermediate. यहां पे कोई भी इंटरमीडिएट नहीं बनता है, नो इंटरमीडिएट इज फॉर्म्ड. यहां पे क्या बनता है, ट्रांजिशन. रिएक्शन प्रोसीड्स बाय ट्रांजिशन स्टेट. रिएक्शन प्रोसीड्स via ट्रांजिशंस. तो दिक्कत करते हैं. इसके बाद इसमें उससे पहले भी कुछ लिखवाना था मुझे. More is the stability of carbocation, more is the rate of reaction, more is the reactivity. more, क्योंकि इसमें कार्बोकेटाइन बन रहा है, तो जितनी ज्यादा कार्बोकेटाइन की क्या होगी, स्टेबिलिटी होगी, उतना ही ज्यादा जल्दी रिएक्शन हो जाएगा, है ना. तो more is stability of carbocation, more is the stability of carbocation, more is the reactivity of alkyl halide, more is reactivity of alkyl halide towards SN1. लेकिन इस केस में कार्बोकेटाइन तो नहीं बनता है, तो हमें क्या चेक करना होता था, हिंड्रेंस. तो मोर लेसर इज द हिंड्रेंस, लेसर इज हिंड्रेंस. हिंड्रेंस कहां चेक करते हैं, अराउंड कार्बन अटैच्ड विद हैलोजन, कार्बन अटैच्ड विद हैलोजन. जितनी कम हिंड्रेंस होगी उतनी ही ज्यादा क्या हो जाएगी, रिएक्टिविटी. मोर इज रिएक्टिविटी टुवर्ड्स SN2. अगर हम जनरलाइज करें इस चीजों को, तो यहाँ पे 3 डिग्री की रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा होती है, फॉलोड बाय 2 डिग्री, फॉलोड बाय 1 डिग्री. लेकिन यहाँ पे उल्टा हो जाता है, 1 डिग्री की रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा होती है, 2 डिग्री की उसके बाद, और 3 डिग्री की रिएक्टिविटी सबसे कम होती है. डाउट? अगर कुछ और पॉइंट्स लिखना चाहें इसके अंदर, तो इसमें वीकर न्यूक्लियोफाइल अपने लिए काम कर जाता है. वीकर न्यूक्लियोफाइल कैन वर्क. इसमें स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल्स आर रिक्वायर्ड. स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल रिक्वायर्ड. अभी एक और पॉइंट ध्यान में आया था, सॉल्वेंट सीरियसली में इतना इंपॉर्टेंट है कह सकते हैं. ये यहाँ पे कराने के लिए प्रोटिक सॉल्वेंट्स आर रिक्वायर्ड. ठीक है, प्रोटिक मतलब जो H+ डोनेट कर सकते हो, जैसे वाटर हो गया, अल्कोहल हो गया, ऐसे सॉल्वेंट्स में रिएक्शंस होती हैं. टेक्स प्लेस इन प्रोटिक सॉल्वेंट, या यहाँ प्रोटिक सॉल्वेंट लिख लो बस, सिंपल सा याद रहेगा. प्रोटिक सॉल्वेंट, प्रोटिक सॉल्वेंट क्या होता है, जैसे जो H+ दे सकता है, अल्कोहल हो गया, वाटर हो गया, ये सब प्रोटिक है. अमोनिया हो गया, ठीक है, ये एप्रोटिक सॉल्वेंट्स में काम चल जाता है. एप्रोटिक नॉन पोलर सॉल्वेंट्स, जैसे अपना हो गया CCl4, बेंजीन, ऐसे ऐसे सॉल्वेंट्स में अपना काम चल जाता है यहाँ पे. ठीक, जो मेन पॉइंट रहता है वो ये है
इसमें रेसमिक मिक्सचर बनता है। क्या मिलता है? रेसमिक मिक्सचर इज फॉर्म। क्यों बनता है वो भी हम देखते हैं मैकेनिज्म में। तो इसमें क्या बनता है? रेसमिक मिक्सचर इज फॉर्म। लेकिन थोड़ा ध्यान रखें कि रेसमिक मिक्सचर कंप्लीट नहीं बनता है, 90% रेसमाइजेशन होती है, 90% तक तो क्या हो जाता है? रेसमाइजेशन। लेकिन 10% इसमें भी क्या होता है? इन्वर्जन। इसके अंदर न्यूक्लियोफाइल अटैक्स फ्रॉम, अच्छा यहाँ पे लिख ही लेते हैं कि क्यों हो रहा है। बिकॉज न्यूक्लियोफाइल कैन अटैक फ्रॉम सेम साइड एज वेल एज फ्रॉम बैक साइड। बिकॉज न्यूक्लियोफाइल कैन अटैक फ्रॉम same side as well as from back side। न्यूक्लियोफाइल जो है वो सेम साइड से भी अटैक कर सकता है और बैक साइड से भी अटैक कर सकता है। लेकिन इसके अंदर क्या होता है, जो न्यूक्लियोफाइल है वो कहां से अटैक कर सकता है? बैक साइड से। न्यूक्लियोफाइल अटैक्स फ्रॉम बैक साइड, बैक साइड विद रिस्पेक्ट टू लिविंग ग्रुप। मतलब जो ग्रुप बाहर जा रहा है, Lg मतलब लिविंग ग्रुप लिखा है मैंने, तुम पूरा लिख लेना तो समझ नहीं आएगा। Hence inverted product is obtained, inverted product is obtained। inverted product is obtained and इस प्रोसेस को हम क्या बोलते थे? वाल्डेन इन्वर्जन या वाल्डेन इन्वर्जन। कोई दिक्कत? कितना आसान है ना ये। SN1 मैकेनिज्म की बात करते हैं। हाँ, SN1 मैकेनिज्म की बात। SN1 में होता क्या है? मल्टी स्टेप है। फर्स्ट स्टेप में ही जो हाइड्रोजन है वो बाहर चला जाता है और अपने पास क्या मिलता है? कार्बोकाटायन। और यही स्टेप होता है सबसे स्लोएस्ट स्टेप। एक एग्जांपल के थ्रू कर लेते हैं इस सेक्शन को, या छोड़ो एग्जांपल। हाँ, हम ऐसा करते हैं, एक जनरलाइज सी रिएक्शन करते हैं। अपने पास नहीं, ऐसा जनरलाइज कर लेते हैं। ठीक, ऐसा कुछ रिएक्शन है जो SN1 पाथवे से चल रहा है। assuming this reaction proceeds by SN1 pathway, अरे टेंशन मत लो, छत नहीं गिरेगी। assuming this reaction proceeds by SN1 pathway, तो सबसे पहला स्टेप क्या होता है इस रिएक्शन का? सबसे पहले जो X लगा हुआ है ये बाहर निकल जाता है। जो X लगा हुआ है वो बाहर निकल जाता है, कोई दिक्कत? ठीक, तरणवीर वहां से देखो। फर्स्ट स्टेप में क्या है कि जो हैलोजन है वो बाहर जाता है, एंड इसी स्टेप को हम क्या बोलते हैं? स्लोएस्ट स्टेप। मतलब इसमें बहुत ज्यादा एनर्जी लगती है, एंड क्योंकि ये स्लोएस्ट स्टेप है इसीलिए क्या बन जाता है अपना? RDS, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। क्योंकि इसमें न्यूक्लियोफाइल नहीं है इसीलिए जो हमारा रेट है वो न्यूक्लियोफाइल की कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता है, वो इस पे डिपेंड करता है सिर्फ और सिर्फ रिएक्टेंट पे या अल्काइल हैलाइड। तो ये RDS मतलब रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। ठीक, क्योंकि यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल इन्वॉल्व नहीं है इसीलिए हमारा रेट
न्यूक्लियोफाइल की कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता। अब सेकंड स्टेप में क्या होता है कि ये जो अपना कार्बोकटाइन बना है इसके ऊपर आके न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है, एंड प्रोडक्ट बन जाता है। अगर हम सिंपल सा मैकेनिज्म फ्रेम करें फिर डाउट, तो हमने 2 स्टेप में रिएक्शन को कराया और ये वाला जो स्टेप है ये कंपैरेटिवली फास्ट होता है। आ भी सकता है बच्चे, तो जो करा रहा हूँ इस टाइम पे तो वो सब सीबीएसई का ही है। कोई डाउट? क्लियर? अब बात आती है कि यहाँ पे रेसमाइजेशन कैसे हुई। जो कार्बोकटाइन बना हमारा, अगर सिर्फ मैकेनिज्म तक पूछते हैं तो यहाँ तक छोड़ के खत्म करना, ज्यादा लंबा डिटेल में खींचने की जरूरत नहीं है। जो हमारा कार्बोकटाइन बनता है, कार्बोकटाइन कैसा है? sp2 हाइब्रिड। sp2 हाइब्रिड है तो ये कैसा शेप रखेगा? ट्रायगोनल प्लेनर। ट्रायगोनल प्लेनर मतलब ये एक ही प्लेन में तीनों बॉन्ड्स अरेंज रहेंगे कुछ इस तरीके से। नहीं, जैसे बनाया ऐसे भी बना दोगे तब भी कोई चक्कर नहीं। ठीक, तो ये कार्बोकटाइन है जो अपना कैसा शेप रखा हुआ है? प्लेनर, ट्रायगोनल प्लेनर। बात तो एक ही है। एंड अगर अब इसके ऊपर न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है तो न्यूक्लियोफाइल इसके ऊपर से आके भी अटैक कर सकता है, इसके नीचे से आके भी अटैक कर सकता है। तो न्यूक्लियोफाइल कैन अटैक फ्रॉम अबव द प्लेन एज वेल एज फ्रॉम बिलो द। इसीलिए इन्वर्टेड प्रोडक्ट भी मिल सकता है और प्रोडक्ट विद रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन भी मिल सकता है। कहने का मतलब क्या है, मान लो हमने एक ऐसा कंपाउंड लिया, इसका फिशर प्रोजेक्शन बना लेते हैं। इनिशियली क्लोरीन यहां लगा हुआ था, यहाँ पे हम लगा देते हैं CH3, यहाँ पे हम लगा देते हैं PH एंड यहाँ पे हम लगा देते हैं H। ठीक, हमने इसको रिएक्ट कराया विद NaI। NaI से मत, तो NaI से तो I नेगेटिव ही रखो वहां पे, NaI मत मेंशन करो एंड ऊपर SN1 पाथवे मैकेनिज्म फॉलो करा। ठीक है, अगर SN1 पाथवे ये फॉलो करता है तो जिस साइड पे क्लोरीन लगा हुआ है हो सकता है कि आयोडीन उसी साइड पे लग जाए। अगर क्लोरीन ऊपर की तरफ है तो मान लो आयोडीन भी ऊपर की तरफ से आया तो सेम साइड पे लगेगा या नहीं लगेगा? दोनों पॉसिबिलिटीज हैं, या तो वो सेम साइड पे लगेगा ठीक, तो या तो आयोडीन हमारा जिस साइड पे क्लोरीन लगा हुआ था उसी साइड पे लग जाएगा, बाकी तीनों जगह पे हम कोई भी चेंजेस नहीं कर रहे हैं। तो ऐसे को हम बोलते हैं रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। रिटेंशन क्यों? क्योंकि जहां पे क्लोरीन पहले था उसी साइड पे आयोडीन ने अटैक किया और वहीं पे लग गया है। तो ये जो प्रोडक्ट है ये क्या है? रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। एंड दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है कि आयोडीन बैक साइड से लगा हो, इन्वर्टेड प्रोडक्ट। पहले क्लोरीन इस साइड था, अब आयोडीन इस साइड से लग गया है। तो CH3 को हमने कुछ भी डिस्टर्ब नहीं किया, बस जो PH यहां था अब उसको कहां आना होगा? ऊपर नीचे वालों को डिस्टर्ब नहीं करना है। ठीक है, बस लेफ्ट राइट करना है, कोई दिक्कत। एंड इसमें इन्वर्जन हुई है, प्रोडक्ट विद इन्वर्टेड कॉन्फ़िगरेशन या इन्वर्जन, क्योंकि इसमें दोनों मिल रहे हैं, रिटेंशन वाला प्रोडक्ट भी मिल रहा है और इन्वर्जन वाला प्रोडक्ट भी मिल रहा है। तो इसीलिए हम कहते हैं कि इसमें क्या हो रही है? रेसमाइजेशन, क्योंकि दोनों मिल रहे हैं, रिटेंशन वाला भी और इन्वर्जन वाला भी। तो क्या मिल जाता है अपने पास? एक रेसमिक मिक्सचर। कोई डाउट? नोट करें इन सब चीजों को। ठीक,
बनाओ बनाओ, आराम से बनाओ। SN2 पाथवे देखते हैं। बस बस बस, SN2 में भी हम एक जनरलाइज्ड एग्जांपल ले लेते हैं, CH3Cl NaI, जो फिंकलस्टीन रिएक्शन है हमारी, वो एक SN2 पाथवे से ही चलती है असली में। मान लो ये कोई रिएक्शन है, ठीक है, इसके बारे में थोड़ी सी डिस्कशन कर लेते हैं। ये सिंगल स्टेप में ही होती है। सिंगल स्टेप में कैसे होती है वो देख लो। इनिशियली अगर हम बात करते हैं, अपने पास हाइड्रोजन्स लगे हुए हैं एंड इस तरीके का कुछ कंपाउंड है। जो NaI है वहां से I नेगेटिव मिलेगा। I नेगेटिव इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल है जो अटैक करेगा इस कार्बन पे। लेकिन जो अटैक है वो कहां से होता है? ऑपोजिट साइड से, और इस साइड से क्लोरीन को बाहर जाना होता है। तो यहाँ पे तुम मार्क कर सकते हो बैक साइड अटैक, थोड़ा सा और क्लैरिटी रहती है। एंड डायरेक्टली यहाँ पे प्रोडक्ट नहीं दिखाना है, हमें क्या दिखाना है कि कुछ इस तरीके का ट्रांजिशन स्टेट मिला। अब होगा क्या इसमें? क्लोरीन धीरे धीरे बाहर जा रहा है एंड आयोडीन धीरे धीरे कार्बन के साथ बॉन्डिंग। पहले कार्बन के ऊपर कोई भी चार्ज नहीं था, अब कार्बन के ऊपर कैसा चार्ज आने लगेगा? पार्शियल। और क्लोरीन के ऊपर पार्शियल, और आयोडीन का भी कंप्लीट चार्ज अब किस में कन्वर्ट होने लगेगा? पार्शियल चार्ज। ऐसी चीजों को हम क्या बोलते हैं? ट्रांजिशन स्टेट। ट्रांजिशन स्टेट को ब्रैकेट में डालना है एंड उसके ब्रैकेट के बाहर नॉट इक्वल टू का साइन लगा दें। ये नॉट इक्वल टू का जो साइन है ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये ट्रांजिशन स्टेट। एंड फाइनली अगर हम थोड़ा ध्यान से देखें, फाइनली आयोडीन यहाँ पे लग जाएगा बैक साइड से, एंड Cl बाहर आ जाएगा। तो यहाँ पे जिस साइड से क्लोरीन बाहर निकला है, आयोडीन एकदम उसके ऑपोजिट साइड से आया है, तो हम कह सकते हैं कि ये हमारा इन्वर्टेड प्रोडक्ट है। क्लियर? तुमसे और क्या पूछा जा सकता है? इंटरमीडिएट और ट्रांजिशन स्टेट के बीच में डिफरेंस पूछा जा सकता है। सीजन कोई डिफरेंस बताओगी? नहीं, इंटरमीडिएट होता है। इंटरमीडिएट और ट्रांजिशन स्टेट के बीच डिफरेंस एक पॉइंट कोई भी। पार्शियल चार्ज, उसमें कंप्लीट चार्ज डेवलप हो जाता है। बात तो होती है, चार्ज तो चार्ज है। हाँ, अरेंजमेंट तो हर एक का एलिमेंट की कभी सेम हो नहीं सकती, सीधी सी बात है, क्योंकि हाइब्रिडेशन हर एक में चेंज होती रहती है। ये भी प्लेनर है वैसे, तो शेप का कोई चेंज नहीं आता है एज सच। लिखवाया था मैंने। चारवी शायद, और इंटरमीडिएट में 3 4 ही हो। हाँ भी रहो। समीर कह रहे नहीं, कह रहे साहिल कह रहा था। चलो तुम भी बता दो, बताओ भाई। नहीं, अनन्या? ट्रांजिशन स्टेट में पार्शियली फॉर्म्ड और पार्शियली ब्रोकन बॉन्ड्स होते हैं। इंटरमीडिएट में ऐसा कुछ नहीं होता, या तो बॉन्ड कंप्लीटली बना हुआ होता है या कंप्लीटली टूट चुका होता है। तो ये मैंने तब भी लिखवाया था, लिख लो इसके बीच में डिफरेंस। ट्रांजिशन स्टेट में क्या होता है? कंप्लीट पार्शियली फॉर्म्ड एंड पार्शियली ब्रोकन बॉन्ड्स कहीं ना कहीं काम आएगा। ट्रांजिशन स्टेट में पार्शियली फॉर्म्ड एंड पार्शियली ब्रोकन बॉन्ड्स रहते हैं।
जबकि इंटरमीडिएट की बात करें इसमें या तो बॉन्ड कंप्लीटली बना हुआ होता है या टूटा हुआ होता है। ठीक, करो नोट, फिर आगे करते हैं। नोट करें आगे। केमिस्ट्री कितनी आसान है ना श्रुति, स्पेशली ऑर्गेनिक। क्वेश्चन में भी ऐसी चलो अब कुछ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशंस का ध्यान देते हैं। एंड टेबल सी बनाना है या कैसे, ऐसे ही बना लोगे? चलो कुछ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस बस लिखते चलें। अल्काइल हैलाइड लिया है हमने, जनरलाइज किया है चीजों को। अगर KOH एक्वस लेते हैं तो वहां से OH माइनस मिलेगा, OH माइनस मिलेगा तो वो क्या करेगा, X की जगह OH लगा देगा, कोई दिक्कत? NaOR, बस तुमने नेगेटिव हिस्सा ढूंढना है एंड नेगेटिव हिस्सा ढूंढ के वो X की जगह लगा देगा। अगर हम KCN लेते हैं तो अपने को क्या मिलेगा, CN माइनस CN आ गया। अच्छा, अब अगर KCN और AgCN में बहुत बड़ा डिफरेंस है, अब करणवीर नीचे होकर देख रहा है लेकिन तब भी दिख रहा है। अगर हम NaCN लेते हैं या KCN लेते हैं तो ये आयनिक कंपाउंड है। ये कंपाउंड कैसे हैं, तो अपने को साइनाइड आयन मिलता है। अगर हम साइनाइड आयन की बात करें तो उसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से है। तो नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज अ बेटर न्यूक्लियोफाइल, है ना, तो ये एक अच्छा न्यूक्लियोफिलिक सेंटर है। ये एक अच्छा न्यूक्लियोफिलिक सेंटर है, तो ये जाके अल्काइल हैलाइड पे अटैक करता है और हैलोजन का बॉन्ड टूट जाता है। तो इसीलिए अपने को क्या मिलता है, RCN। इवन इसका नाम तुम याद रखोगे, साइनाइड, अल्काइल साइनाइड। लेकिन अगर हम AgNO2 की, AgCN की बात करते हैं तो ये कंपाउंड कैसा होता है, कोवलेंट होता है। तो इसमें कोई भी आयन हमें देखने को नहीं मिलते हैं। तो कार्बन तो फ्री नहीं है, उसने तो बॉन्डिंग में पार्ट लिया हुआ है। तो नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, तो नाइट्रोजन विल एक्ट एज अ न्यूक्लियोफिलिक सेंटर, इसीलिए हमें क्या मिलता है, आइसोसर। तो ये रीजनिंग भी इंपॉर्टेंट है, आ सकती है। ठीक, सेम केस हम लगाते हैं NaNO2 और KNO2 के बीच। अगर हम NaNO2 लेते हैं या KNO2 लेते हैं तो ये कंपाउंड कैसे हैं, आयनिक। आयनिक है तो हमें क्या मिल जाएगा, NO2 माइनस। NO2 माइनस का अगर हम स्ट्रक्चर देखें ठीक, तो इस तरीके का स्ट्रक्चर रहता है। तो ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है तो ये एक अच्छा न्यूक्लियोफिलिक सेंटर है, तो ये जाके लग जाएगा। और अपने पास अगर कोई भी अल्काइल हैलाइड है उससे इसकी रिएक्शन कराएं तो क्योंकि ये जाके अटैक कर रहा है R के ऊपर और हेलोजन को बाहर निकाल रहा है, ये मिले। ठीक, इसको हम बोलते हैं अल्काइल नाइट्राइट, नाम याद रखिए, अल्काइल नाइट्राइट। लेकिन अगर हम इसका भी AgNO2 से रिएक्शन कराते हैं, AgNO2 में अब ऑक्सीजन फ्री नहीं है क्योंकि ये तो एक कोवलेंट मॉलिक्यूल आ जाएगा, फिर से कोवलेंट है तो ऑक्सीजन फ्री नहीं रहेगा। तो नाइट्रोजन अपने लोन पेयर के थ्रू जाके अटैक करेगा एंड अगर नाइट्रोजन अटैक करेगा तो क्या मिलेगा, RNO2। इसको हम बोलेंगे नाइट्रोएल्कीन। क्या बोलेंगे,
नाइट्रो, तो तुम्हें पता होना चाहिए, अगर उसने कहा मिथाइल नाइट्राइट बनाना है तो तुमने किससे रिएक्शन करानी है, NaNO2 से। अगर उसने कहा नाइट्रोमीथेन बनाना है तो तुम्हें किसके रिएक्शन करानी है, Ag। तो नाम इंपॉर्टेंट है, वो क्वेश्चन में जो लिखेगा उसके अकॉर्डिंग तुम्हें रिएक्शंस कराने होंगे। आइसोसाइनाइड में तो क्लियर हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे क्लैरिटी नहीं आती है, तो थोड़ा ध्यान रखें। अल्काइल नाइट्राइट मतलब NaNO2 या KNO2 आयनिक कंपाउंड, एंड अगर नाइट्रो वर्ड उसने यूज किया है तो कोवल। तो दिक्कत नोट करें, भी नोट कर लेते हैं। अगेन ये भी रिएक्शन अल्काइल हैलाइड के साथ ही है, उसके साथ ही कंटिन्यूटी में रहेगा। बस हमें तो न्यूक्लियोफाइल ही ढूंढना है ना। तो अगर हम सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड लेते हैं, ये क्या है, सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, ये क्या होता है, सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर हम सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड लेते हैं तब भी नेगेटिव हिस्सा तो क्या बनेगा, ये O माइनस वाला ही तो बनेगा। तो ये पूरा नेगेटिव हिस्सा लग गया है किसके साथ, R के साथ। कोई डाउट, एस्टर्स मिल गए हैं along with AgX। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से भी हमें क्या मिलता है, H माइनस। हाइड्राइड नाम से क्लियर हो रहा है, H माइनस मिलेगा। H माइनस मिलेगा तो H माइनस X की जगह आके लग जाएगा। बस न्यूक्लियोफाइल ढूंढो एंड सब्स्टिट्यूट कर दो। अगर तुम अमोनिया लेते हो तो अमोनिया के केस में थोड़ा सा चेंज है। अगर अपने पास अल्काइल हैलाइड है, अमोनिया का रिएक्शन इस तरीके से याद रखें कि नाइट्रोजन के साथ एक हाइड्रोजन होना कंपलसरी है, बाकी दोनों ग्रुप्स कुछ भी हो सकते हैं। तो यहां से HX बाहर आ जाएगा, HX बाहर आके इस तरीके का कंपाउंड अपने को मिल जाए। जरूरी नहीं है कि NH3 ही हो, एक हाइड्रोजन होना कंपलसरी है, बाकी दो कोई भी ग्रुप हो सकते हैं। ठीक है, अल्काइल भी हो सकते हैं, हाइड्रोजन भी हो सकते हैं। अगर हम NaSH लेते हैं तो यहां से क्या मिलेगा, SH माइनस, तो वो एज ए न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा एंड प्रोडक्ट क्या बनेगा, X की जगह आ जाएगा SH, एंड इसको हम थायो एल्कोहल्स बोलते हैं। एल्कोहल क्या होता है, ROH ना, एल्कोहल क्या होता है, ROH। अगर हम ऑक्सीजन की जगह सल्फर लगा दें तो वो क्या बन जाता है, थायोल, थायो ग्रुप बोलते हैं। अगर हम ऑक्सीजन की जगह क्या यूज करते हैं, सल्फर। एंड अगर हम एसिटिलाइड आयन लेते हैं तो ये भी एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। अगर हम एसिटिलाइड आयन लें, एसिटिलाइड आयन भी नेगेटिवली चार्ज है, न्यूक्लियोफाइल है, तो हेलोजन की जगह ये ले लेगा और एसिटिलाइड मिल जाएगा, तो हायर अल्काइल। कोई दिक्कत, क्लियर। ये इंपॉर्टेंट है, जब भी तुम्हें ट्रिपल बॉन्ड CH लगाना हो तो तुम ये ग्रुप यूज कर सकते हो प्रिपरेशन के टाइम। डिहाइड्रोहेलोजिनेशन, डिहाइड्रोहेलोजिनेशन। डिहाइड्रोहेलोजिनेशन नाम से क्लियर हो रहा है, डी का मतलब रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एंड हेलोजन, तो रिमूवल ऑफ HX। अब इसके अंदर क्या होता है, तुम्हें कोई भी अल्काइल हैलाइड चाहिए, अल्काइल हैलाइड को तुम किससे रिएक्ट कराओगे, KOH अल्कोहलिक के साथ। किसके साथ, KOH अल्कोहलिक मतलब KOH प्लस अल्कोहल। तो अपने पास क्या मिल जाता है, एल्कीन, प्लस बाय प्रोडक्ट्स क्या रहते हैं, KX एंड H2। अब इसके अंदर होता क्या है, जिस कार्बन से हेलोजन लगा है उस कार्बन को हम बोलते हैं अल्फा कार्बन, उसके पड़ोसी कार्बन को हम क्या बोलते हैं, बीटा। तुमने बस क्या करना है, अल्फा से हेलोजन को बाहर निकालना है, बीटा से किसको बाहर निकालना है, हाइड्रोजन को,
और अल्फा बीटा के बीच क्या करना है, डबल बॉन्ड बनाना, ऐसे ही कर लें। तो हमने क्या किया, यहां से हेलोजन को बाहर निकाल दिया, यहां से किसको बाहर निकाल दिया, हाइड्रोजन को, और अल्फा बीटा के बीच डबल बॉन्ड तैयार करना। एंड यहाँ पे भी हेलोजन जिस कार्बन से लगा है उसको हम अल्फा बोल रहे हैं। इसका मैकेनिज्म तुम्हारे सिलेबस में है। मैकेनिज्म क्या है कि KOH एल्कोहलिक से हमें क्या मिलता है, OH माइनस, ये मैकेनिज्म है, एक ही स्टेप में रिएक्शन हो रही है। OH माइनस किसको बाहर निकाल रहा है, H को। और देखो मैकेनिज्म ना प्रोडक्ट देख के बनाओ, हमें पता है कि हमें अल्फा बीटा के डबल बॉन्ड बनाने हैं और हमें यहाँ से H बाहर निकालना है। तो मैंने क्या किया, OH माइनस H ले गया, ये वाला बॉन्ड जो था वो यहाँ पे शिफ्ट कर दिया। जैसे ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा, इस कार्बन का एक एक्स्ट्रा बॉन्ड बन जाएगा, तो इसको अपना पुराना बॉन्ड तोड़ना होगा। और हमें पता है हमें क्लोरीन की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो हमने क्लोरीन का बॉन्ड तोड़ दिया, जिससे प्रोडक्ट मिल गए, मैकेनिज्म तैयार हो गया। सिंगल स्टेप में मैकेनिज्म, बस एरोस का ध्यान रखना है और कुछ नहीं है। एंड अगर अब ये वाला सेकंड वाला देख लो एक बार, ब्रोमीन जिस कार्बन से लगा है उसको हमने क्या नाम दिया, अल्फा। उसके दोनों पड़ोसी कार्बन क्या थे, बीटा। लेकिन यहाँ पे मल्टीपल बीटा कार्बन है। अगर तुम्हारे पास मल्टीपल बीटा कार्बन हैं तो दो एल्कीन्स मिलेंगे, एक बार इनके बीच डबल बॉन्ड लगा सकते हैं जो यहाँ लगाया है, एक बार अल्फा बीटा ये वाला यूज करके डबल बॉन्ड लगा सकते हैं। अगर डिफरेंट डिफरेंट एल्कीन मिल रहे हैं तो तुम क्या करो, डबल बॉन्ड जिनके बीच बन रहा है उसको सर्कल मारो। डबल बॉन्ड के साथ वाले कार्बन को हम क्या बोलते हैं, अल्फा कार्बन। इसके पास कितने अल्फा हाइड्रोजन है, 3, इसके पास कितने हैं, 3, टोटल देयर आर 6 अल्फा हाइड्रोजन। सेम केस यहाँ पे करो, डबल बॉन्ड को सर्कल कर लो, डबल बॉन्ड का पड़ोसी इज अल्फा, तो ये अल्फा रहेगा। एंड इसमें कितने अल्फा हाइड्रोजन है, जिसके पास ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन है वो ज्यादा स्टेबल होगा एंड वो मेजर बनेगा। और इसको हम बोलते हैं 6F एल्कीन। क्या बोलते हैं, 6F। और इसको हम बोलते हैं हॉफमैन एल्कीन। क्लियर, कोई दिक्कत, क्या हुआ, करो ना। क्या प्रोडक्ट्स पॉसिबल हैं, हाँ बिल्कुल। देखो हेलोजन जिस कार्बन से लगा है, हेलोजन किस कार्बन से लगा है, इससे, तो इसको हम क्या बोलते हैं, अल्फा। इसके पड़ोसी को हम क्या बोलेंगे, तो ये भी बीटा है, ये भी बीटा है और ये भी बीटा है। लेकिन यहाँ पे चाहे तुम इस बीटा को यूज करो, चाहे तुम इस बीटा को यूज करो, जो प्रोडक्ट मिलेंगे वो क्या मिलेंगे, सेम। ठीक है, क्यों सेम मिलेंगे, तुम डबल बॉन्ड बना के देख लो, नाम सेम आएगा। ठीक है, तो अपने पास दो डिफरेंट एल्कीन्स मिलेंगे। एक पॉसिबिलिटी ये है कि डबल बॉन्ड यहां लगा देते हैं, एंड दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है, डबल बॉन्ड यहां लगा देते हैं ऊपर भी। फिर अगर तुम अल्फा हाइड्रोजन काउंट करोगे तो इसमें ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन मिलेंगे, तो ये प्रोडक्ट कैसा होगा और ये प्रोडक्ट कैसा होगा। एंड तुम KOH एल्कोहलिक की जगह, KOH एल्कोहलिक क्या होता है, KOH प्लस एल्कोहल, तुम इसकी जगह कुछ और चीजें भी यूज कर सकते हो, जैसे सोडामाइड NaNH2 या एल्कोक्साइड RO। ठीक, तो ये चीजें भी तुम इसकी जगह यूज कर सकते हो। कोई भी डाउट, ठीक है, फिर आज के लिए इतना ही करते हैं, बाकी अगली क्लास में, नहीं तो